नमस्कार बच्चों। आज हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि एक ऐसे यांत्रिक विश्व में रहने वाला मनुष्य जो कि स्वयं भी एक यंत्र ही है और उसकी कोई स्वतंत्र चेतना अथवा आत्मा जैसी कोई वस्तु उसके भीतर नहीं है और वह केवल अपने भीतर के परमाणुओं की गति के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर आत्म परिरक्षण की खोज में रहता है। वह पूरी तरह से अहम प्रधान और स्वार्थी मनुष्य है और ऐसा स्वार्थी मनुष्य जो केवल स्वयं की ही सुरक्षा चाहता है। और जैसा कि हॉब्स बताता है कि क्योंकि क्षमताओं में सभी मनुष्य समान हैं, सभी की सामर्थ्य लगभग एक ही जैसी है, ऐसे मनुष्य जब तक स्वार्थ केंद्रित या अकेले रहते हैं, एकाकी रहते हैं, तब तक तो उनके भले या बुरे होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा अहम केंद्रित स्वार्थी प्राणी जंगल के उस प्राणी के समान विचरण करने वाला हो सकता है जो केवल अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है और अकेला रहता है। किंतु समस्या तब उत्पन्न हो सकती है जब इस प्रकार के अहम केंद्रित अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिपल चिंता करने वाला प्राणी जब अन्य व्यक्तियों के साथ रहने के लिए बाध्य होता है। जब इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य एक साथ रहते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी अंकुश नहीं होता, बाहरी नियंत्रण नहीं होता, ऐसे मनुष्य जब एक साथ रहेंगे तब वो अवस्था कैसी होगी। हॉब्स तर्क से न कि इतिहास से, इतिहास में जैसा हॉब्स ने बताया है उस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हॉब्स तर्क से अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है और यह बताता है कि यदि जिस प्रकार के मनुष्य जिनकी कि वह व्याख्या करता है, ऐसे मनुष्य बिना किसी बाहरी नियंत्रण के, बिना किसी बाहरी सत्ता के जब एक साथ रहेंगे तो वह व्यवस्था कैसी होगी। उस अवस्था को हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। ऐसी प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स यह सिद्ध करता है कि जीवन बेहद विषादमय तथा दुखद होगा और प्रत्येक मनुष्य दूसरे को अपना घोर शत्रु समझेगा। ऐसा कहने का कारण यही है कि क्योंकि मनुष्य अहम केंद्रित है, उसका किसी दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भावनात्मक संबंध नहीं है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की चिंता में ही ग्रसित रहेगा और मनुष्य निरंतर भय की अवस्था में रहेगा। ऐसा जो जीवन होगा वो प्रत्येक का प्रत्येक के साथ युद्ध के समान ही जीवन होगा। यद्यपि इस जीवन में किसी की अनायास ही मृत्यु नहीं होगी, किंतु फिर भी मनुष्य का यह जीवन एकाकी, दरिद्र, कष्टप्रद, पाशविक तथा अल्पायु होगा। कोई कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हॉब्स ने ये कहा है कि सभी मनुष्य सामर्थ्य में समान है, इसलिए स्थायी रूप से कोई किसी को अपने अधीन नहीं बना पाएगा और जो भी व्यक्ति किसी समय में दुर्बल है उसका प्रयास यही रहेगा कि वह अपनी सामर्थ्य को अधिकाधिक प्राप्त करके और उसके पश्चात
फिर से अपने वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध वह स्वयं कर सके, क्योंकि मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है और आज उसके पास जो है वो कल कोई और भी ले सकता है। इसलिए अपने पास उसके जो जीवन के साधन हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व उसकी अपनी शक्ति पर ही और उसकी अपनी चतुराई के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य साधन नहीं होगा। चतुराई में हम मान सकते हैं कि वो धोखे से भी अपने जीवन की रक्षा का भरपूर प्रयास करेगा। ऐसा जीवन प्राकृतिक अवस्था में न कोई व्यापार होगा, क्योंकि कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। न कोई संस्कृति होगी, क्योंकि संस्कृति का उदय तो आपसी सहयोग और समन्वय की भावनाओं से ही होता है। किसी भी तरह की कला का विकास नहीं होगा, कोई शिक्षा नहीं होगी, आवागमन के साधन नहीं होंगे और न ही कोई समाज अथवा समुदाय नहीं होगा। ऐसे एकाकी प्राणी निरंतर भटकने वाली एक उस प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे जहाँ पर न कोई भवन होगा, न कोई निर्माण होगा और ऐसे व्यक्ति उचित अनुचित, न्याय अन्याय आदि भावनाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। उनका केवल एक ही लक्ष्य है और वो कि किसी प्रकार अपने जीवन और अपनी संपत्ति जो भी उनके अधीन है उसकी वो रक्षा कर सकें। इस प्रकार की निरंतर भय और हिंसात्मक मृत्यु का खतरा जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में अधिक समय तक कौन रहना चाहेगा। और इस अवस्था में केवल शक्ति और धोखा ही जब मनुष्य के प्रधान गुण बन जाते हैं और केवल यही गुण कायम रहता है कि जो जिस वस्तु को ले सके वो उसे ले ले और जो रख सके वो उसे रख सके। क्योंकि हॉब्स पहले ही बता चुका है कि बुद्धि और वाणी की क्षमता मनुष्य में है और यह उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। इस प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि की भी क्योंकि उपस्थिति होती है मनुष्य में, इसलिए बुद्धि की मांग यह है कि जितनी जल्दी हो सके प्रत्येक व्यक्ति उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि इस क्षणिक जीवन से बाहर निकल करके शांति के साथ कैसे जिया जा सकता है। इस समस्या का निराकरण जो हॉब्स ने दिया है वह राज्य की उत्पत्ति का आधार बनता है। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के अपने प्राकृतिक अधिकार होते हैं और उसके जो प्राकृतिक अधिकार हैं जिनका वो निरंतर उपभोग करता है और प्रत्येक मनुष्य उन्हें अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपनी जीवन की रक्षा करे और जीवन की रक्षा करने के लिए वह अन्य किसी भी मनुष्य पर आक्रमण करने का अधिकार रखता है, उसकी हत्या करने का अधिकार रखता है। उसका अधिकार है कि वह अपने अधीन अपनी संपत्ति की सुरक्षा करे। उसका यह अधिकार है कि वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी प्रकार से धोखे से अन्य व्यक्तियों की वस्तु को हस्तगत करने का प्रयास करे। इस प्रकार जीवन जीने के लिए जितने भी अनुकूल आवश्यकताएं हो सकती हैं वे सभी मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं और यही प्राकृतिक अधिकार जो कि प्रत्येक मनुष्य को मिले हैं ये उस प्राकृतिक अवस्था को निरंतर संघर्ष की स्थिति में बदल देते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार मनुष्यों में संघर्ष उत्पन्न करते हैं और साथ ही इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक कानून भी होते हैं। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों में अंतर यह है कि प्राकृतिक अधिकार जहाँ मनुष्यों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं, वहीं प्राकृतिक कानून बुद्धि और दूरदर्शिता के वे सामान्य नियम हैं
जो कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि के कारण समझने में जिसमें वो सक्षम होता है। बुद्धि के और दूरदर्शिता के वे सामान्य सिद्धांत जिनके अनुसार आचरण करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहने के लिए किसी तरह सक्षम होता है, और यदि इन प्राकृतिक कानूनों का वह अनुसरण करे तो वह अपनी प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचते हुए अपनी आत्मरक्षा के उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। होब्स इस प्रकार के 19 प्राकृतिक नियमों की या प्राकृतिक कानून की कल्पना करता है। वो ये बताता है कि प्राकृतिक कानूनों की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अपने जीवन को किसी तरह जीने लायक बना लेता है। अपनी बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य इन प्राकृतिक कानूनों को जान सकता है। प्राकृतिक कानूनों को लागू करने वाली भी कोई बाहरी सत्ता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनकी व्याख्या करेगा, और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा सत्ता भी नहीं है जो इन प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सके। इसलिए हॉब्स की यह समस्या है कि वो प्राकृतिक अवस्था में यद्यपि कुछ प्राकृतिक कानूनों की कल्पना तो करता है, किंतु उन कानूनों को लागू करने में 3 प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। पहली तो ये कि उन प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या कौन करे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार उन कानूनों को समझता है और उनका अनुसरण करता है। तो ऐसे प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई शक्ति नहीं है। दूसरे, उन प्राकृतिक कानूनों को लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं है। और तीसरे, इन कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड देने वाली कोई सत्ता नहीं है। ये 3 कठिनाइयाँ प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न होती हैं, और हॉब्स यह कहता है कि यदि इन 3 कठिनाइयों का निराकरण कर लिया जाए तो प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचा जा सकता है। प्राकृतिक नियमों में से 3 नियमों को वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। पहला नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अधिकतम शक्ति के अनुसार शांति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि वह निरंतर युद्ध, निरंतर आक्रमण, निरंतर अराजकता से मनुष्य पूरी तरह थक जाता है, और उसका ये भरसक प्रयास रहता है कि वह अपनी तरफ से तो कम से कम शांति की स्थापना के प्रयास करे ही करे। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य को शांति के लिए अपने प्राकृतिक अधिकार का उस सीमा तक त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिस सीमा तक यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी उस अधिकार का त्याग करने को तैयार हो। अर्थात उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को यह कह सकता है कि मैं तुम्हारी वस्तु नहीं चुराऊंगा, बशर्ते कि तुम भी मेरी वस्तु नहीं चुराओ। यदि इस प्रकार का विश्वास व्यक्ति समूह में उत्पन्न किया जा सके तो कुछ अस्थायी शांति का भी प्रबंध किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा मनुष्य यह समझते ही हैं कि यदि मुझे कठिनाई होती है तो इस अन्य व्यक्ति को भी कठिनाई होगी, और एक ही प्रकार की कठिनाई का एक ही प्रकार से निवारण हो सकता है। तीसरा जो नियम है, कानून है, वो ये है कि मनुष्य को अपने किए हुए समझौते का पालन करना चाहिए। यदि मैंने करार कर लिया है कि मैं तुम्हारी वस्तु नहीं चुराऊंगा, यदि मैंने यह करार कर लिया है कि मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा, तो मैं भी इस करार का पालन करूंगा और तुम्हें भी इस करार या समझौते का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य के भीतर जो बुद्धि है उसका काम है मनुष्य को यह विश्वास दिलाना कि आत्मरक्षा का उद्देश्य शांति और सहयोग से ही सिद्ध हो सकता है, हिंसा और संघर्ष से नहीं। अर्थात हॉब्स यह मानता है कि इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का जो उपाय है वो युद्ध के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता,
वरन शांति और सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन समस्या फिर यही है कि इस शांति और सहयोग की शाश्वत व्यवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए, स्थायी शांति का प्रबंध कैसे किया जाए। और स्थायी शांति के प्रबंध के लिए यहाँ पर फिर वो मनुष्य की इस बुद्धि और वाणी की क्षमता पर ही आधारित होता है और एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। हॉब्स जिस प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो सामाजिक समझौता करवाता है और उसके पश्चात जो राज्य की स्थापना होती है वह इस प्रकार से होती है जब प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह से मनुष्य जब एक दूसरे से यह समझौता करते हैं कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ, बशर्ते कि तुम भी इसी प्रकार से अपना अधिकार इसे सौंप दो। अर्थात हॉब्स ये कहता है कि अनेक व्यक्ति एक दूसरे से यह समझौता करते हैं। सभी व्यक्ति शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, बहुत सारे व्यक्ति, कुछ व्यक्ति छूट भी सकते हैं। और जब ऐसे सभी अधिकांश व्यक्तियों का बहुसंख्यक जैसे समझौता करता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को देता हूँ, बशर्ते कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंप दो। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का हस्तांतरण उस तीसरे व्यक्ति को कर देते हैं जो कि इस समझौते का हिस्सा नहीं है। यानी कि इस तरह से जो चीज़ उत्पन्न होती है वह केवल समझौते से कुछ बढ़कर है। ये सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति को जब सौंप देते हैं तो यह वास्तव में व्यक्तियों का एक इकाई में एकीकरण हो जाता है। ये सभी व्यक्ति अब अपनी शक्ति का त्याग करके एक जैसी स्थिति में अवस्था में पहुंच जाते हैं और उन सभी की सामूहिक शक्ति जिस व्यक्ति में पहुंचती है वह महामानव है, वही लेवाइथन है। और लेवाइथन जिस हॉब्स का वो ग्रंथ जिसकी रचना उसने 1651 में की थी। लेवाइथन का जो मुखपृष्ठ है वह उसका यदि ध्यान से अध्ययन किया जाए तो उस मुखपृष्ठ में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेवाइथन प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी मनुष्यों के मेल से बना है और मनुष्यों ने अपनी शक्ति का त्याग करके एक महामानव की रचना कर दी है। धर्म की सत्ता भी उसके अधीन है और राज्य की दंड शक्ति भी उसके अधीन है और इस प्रकार से उस राज्य की उत्पत्ति होती है जो कि प्राकृतिक अवस्था से मनुष्यों को मुक्त करवाएगा। यह जो समझौता है, इस समझौते में अधिकांश मनुष्य समझौते के हिस्सेदार होते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति समझौते में हिस्सा नहीं भी बनते। किंतु हॉब्स के अनुसार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अल्पसंख्यक समझौते का हिस्सा नहीं भी है किंतु उस राज्य में रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि यह अल्पसंख्यक भी समझौते की शर्तों से बंध चुका है। यदि इस समझौते की व्याख्या का हम अध्ययन करें तो पहली बात यह है कि समझौता स्वयं जनता के बीच में हुआ है। इसमें शासक एक पक्ष नहीं है, अर्थात जनता में एक व्यक्ति दूसरे शेष व्यक्तियों से समझौता करता है। प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्ति समूह से यह समझौता करता है। इस प्रकार समझौते का एक पक्ष एक व्यक्ति है तथा समझौते का दूसरा पक्ष पूरा मनुष्यों का समूह है। शासक की उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप उसके बाद में होती है, इसलिए वह समझौते से बाहर है और समझौते से ऊपर है।
किसी भी समझौते का एक नियम होता है कि समझौता करने वाले दो पक्ष कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं। किंतु यहाँ पर समझौते के परिणाम स्वरूप जिस महामानव की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वह समझौते का भाग नहीं है, इसलिए वह कुछ खोता नहीं है, वरन उसे तो केवल प्राप्त ही करना है। और वह जिस चीज़ को प्राप्त करता है वो है सभी मनुष्यों की वो सामूहिक शक्ति, जो स्थायी रूप से अब उसकी संपत्ति हो चुकी है। समझौता अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा को जन्म देता है। हॉब्स यांत्रिक मनुष्य की व्याख्या करते हुए हमने देख ही लिया है कि समझाता है कि मनुष्य अपनी यांत्रिक इच्छा के अनुसार काम करता है, किंतु बुद्धि उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक साधन है। बुद्धि के द्वारा समझौता करने वाले मनुष्य अब अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। यहाँ पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि अरस्तु और प्लेटो के अनुसार जो कि ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक अंतर्निहित विवेक होता है और उस विवेक के कारण ही मनुष्य में एक सामाजिकता की भावना होती है। हॉब्स इस प्रकार की सामाजिकता की भावना से इनकार करता है, क्योंकि हॉब्स का मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य नहीं है, वरन एक यांत्रिक मनुष्य है। और ऐसा यांत्रिक मनुष्य किसी आंतरिक प्रेरणा से राज्य का निर्माण नहीं करता, वरन वह तो बाहरी बाध्यता और बाहरी अराजकता और आवश्यकता के कारण ही राज्य का निर्माण करता है। इसलिए जिस सत्ता की नई सत्ता की स्थापना होती है, उसके अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि व्यक्ति स्वयं उस अराजकता से मुक्त हो सके। इसलिए इस नई शक्ति में बुद्धि के अनुसार आचरण कराने की क्षमता होती है और ऐसे न करने वाले को दंडित करने का सामर्थ्य होता है। समझौते के परिणाम स्वरूप उस निरंकुश सत्ता का जन्म होता है जो जनता को उसके सभी अधिकारों से वंचित कर देती है। यहाँ यह जानना भी बहुत रुचिकर है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पास असीमित प्राकृतिक अधिकार थे, किंतु एक बार जब वे समझौते का हिस्सा बन जाते हैं तो उनके सभी प्राकृतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और वे अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार से समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य का जन्म होता है वह मनुष्य की स्वतंत्रता का पत्र न रह करके उसकी दासता का बंधन बन जाता है। इस वाक्यांश का की व्याख्या के लिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यह आप ध्यान से समझें कि समझौता मानव स्वतंत्रता का पत्र कैसे नहीं है, क्योंकि आपको यह बताना है कि समझौते से पूर्व मनुष्यों के पास प्राकृतिक अधिकार थे और वह अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र था। वह अपनी जीवन अपने संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र था, किंतु समझौता हो जाने के बाद राज्य का निर्माण होता है, एक शासक का निर्माण होता है और अब उसे शासक के आदेशों का पालन ही करना शेष है। इसलिए वो एक प्रकार से दास बन जाता है, उसके सभी प्राकृतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। समझौता राज्य को या उस लेवाइथन को जिसकी उत्पत्ति हुई है असीमित संप्रभुता प्रदान करता है। संप्रभुता का यह सिद्धांत इसीलिए हॉब्स के दर्शन में बहुत मुखर रूप में प्रकट होता है, जिसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। समझौता राज्य को ऐसी सर्वोच्च संप्रभुता प्रदान करता है जिसका आधार मनुष्य के जीवन का परिरक्षण है। यह दो विरोधाभासी अवधारणाओं का मिश्रण है। एक तरफ वह राज्य को निरंकुश सत्ता प्रदान करता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, किंतु ऐसा होते हुए भी राज्य स्वयं में कोई साध्य नहीं है। राज्य ऐसी कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है कि वो बिना किसी मनुष्य के प्रति किसी भी प्रकार के ऑब्लिगेशन या मनुष्य के प्रति कर्तव्य के चाहे जैसा शासन करेगी।
यहाँ भी हमें यह देखना चाहिए कि जब हमने हॉब्स का जीवन और परिचय के वीडियो में हमने ये देखा था कि उस समय हॉब्स का समकालीन जो राजा थे, जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट, वे राजाओं के दैवीय अधिकारों का समर्थन करते थे और वे ये कहते थे कि राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वरन राजा तो सीधे ईश्वर से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। इसलिए हॉब्स के समय के इंग्लैंड के जो राजा थे वे जनता के प्रति किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से इनकार करते थे और निरंकुश शासक थे। हॉब्स भी अपने समझौता सिद्धांत में राजा की या राज्य की निरंकुशता का समर्थन करता है, किंतु उसका आधार वह दैवीय सिद्धांत को नहीं बनाता, वरन उसका पूरी तरह से त्याग कर देता है जो उस समय एक प्रचलित सिद्धांत था, वरन वह एक नए सिद्धांत को पहली बार राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में स्थापित करता है कि राज्य की निरंकुशता का आधार भी मनुष्य की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करना ही है, क्योंकि मनुष्य ही हैं जिन्होंने अपनी अराजकता से मुक्त होने के लिए आपस में समझौता करके अपनी शक्ति को इस लेवाइथन को प्रदान किया है। इसलिए लेवाइथन का कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है, वरन मनुष्यों के द्वारा ही दी गई सत्ता है। इस प्रकार हॉब्स मनुष्य की आवश्यकता का साधन राज्य को मानता है। राज्य स्वयं अपने आप में साध्य नहीं है, जैसा कि उस समय के 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड के राजा मानते थे। इस तरह से वह एक तरफ निरंकुशता का समर्थक है, किंतु दूसरी तरफ हॉब्स पहला व्यक्तिवादी भी है और उसके निरंकुश सत्ता की रचना का केंद्र व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा है। यह भी ऐसा प्रश्न है जिस पर कई बार व्याख्या पूछ ली जाती है, इसको आपको ठीक से समझना चाहिए। अगला जो बिंदु है जो समझौते के पश्चात समझने वाला है वो है कि राज्य का आधार बुद्धि है, यानी एक रैशनैलिटी जो उस समय पुनर्जागरण के काल के पश्चात यूरोप में उदय हो रही थी, हॉब्स भी उससे अछूता नहीं रहा और वह राज्य का आधार बुद्धि को स्वीकार करता है, क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्य ही राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह यह समझता है कि राज्य की आज्ञा का पालन करने से ही उसके जीवन में स्थायी शांति और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। इसलिए वह दंड के भय से आज्ञा का पालन नहीं करता, वरन वह अपनी बुद्धि से यह जानता है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना उसकी अपनी आवश्यकता है। वह स्वयं अपने जीवन के संरक्षण के लिए ही आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वह यह जानता है कि अकेले मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने जीवन को आक्रमणों से मुक्त कर सके। और इस प्रकार से जिस निरंकुश सत्ता का वो समर्थन करता है वो हॉब्स ये कहता है कि ऐसा राज्य ही एक स्थायी शांति दे सकता है जिसके पास असीमित शक्ति है, क्योंकि उसके अनुसार तलवार के बिना समझौते निरे शब्द हैं। ये हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कथन किसका है। कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स, अर्थात बिना तलवार के समझौता निरा शब्द हैं, वे केवल शब्द विलास मात्र हैं। इसलिए तलवार का अर्थ यहाँ पर शक्ति से है और सभी व्यक्ति जब अपनी शक्ति का त्याग करके अपनी शक्ति लेवाइथन को प्रदान कर देते हैं तो वो एक निरंकुश शासक बन जाता है। यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि हॉब्स के अनुसार राज्य का जो श्रेष्ठतम रूप है वह राजतंत्र ही हो सकता है, क्योंकि राजतंत्र में ही शक्ति केंद्रित रहती है और एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन भली प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि हमने हॉब्स का जीवन परिचय पढ़ते हुए देखा था कि हॉब्स ने अपने जीवन में देखा था वो गणतंत्रीय प्रयोग 1649 से लेकर के 1660 तक, जिसमें कि वह यह देखता है कि जनता स्वयं अपना शासन जब
स्थापित करती है तो किस प्रकार की अराजकता उत्पन्न होती है और कैसे 1660 में वह चार्ल्स द्वितीय को फिर से सत्ता में स्थापित होता हुआ देखता है। और वही जो घटना है वो उसके इस राजनीतिक चिंतन में भी दिखाई देती है और वह राजतंत्र को राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप समझता है। वह सर्वसम्मति के स्थान पर बहुमत की अवधारणा की सहमति देता है। वो ये कहता है कि सभी व्यक्ति एक साथ भले ही समझौते में सम्मिलित न हो भी नहीं सकते, किंतु यदि अधिकांश व्यक्तियों ने समझौता किया है और अल्पमत यदि राज्य के भीतर रहता है तो इसका अर्थ यही है कि अल्पमत भी उस समझौते का हिस्सेदार है। समझौते के द्वारा हॉब्स के अनुसार एक साथ राज्य, समाज और सरकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए हॉब्स के लिए राज्य, समाज और सरकार इन तीनों अवधारणाओं में कोई भेद नहीं है। वह इस भेद को नहीं देख पाया है। यह उसके सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी भी है। किंतु जैसा कि हमने बताया कि हॉब्स पहला और पक्का व्यक्तिवादी है, तो क्या ऐसे निरंकुश सत्ता की स्थापना के पश्चात व्यक्ति के पास कोई अधिकार रहता है? क्या यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यक्ति को राजा की अवज्ञा करने का अधिकार भी है? क्या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दे? हॉब्स उस स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है और वो ये कहता है कि व्यक्तियों को ऐसी सर्वोच्च शक्ति की आज्ञा का भी उल्लंघन करने का अधिकार है यदि वो उसे स्वयं को मारने अथवा घायल करने अथवा अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का विरोध न करने की आज्ञा दे और साथ ही वह हवा, पानी, औषधि या भोजन या ऐसी वस्तु का सेवन करने से रोके जिसके बिना वह जीवित ही नहीं रह सकता। कुल मिलाकर के जीवन के रक्षण के लिए ही राज्य की उत्पत्ति होती है और यदि राजा कोई ऐसी आज्ञा दे जिससे कि मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ सकता है तो उस आज्ञा को मानने से व्यक्ति मना कर सकते हैं। यह वो एकमात्र आधार है इस लेवाइथन के विरुद्ध क्रांति करने का। और यदि लेवाइथन ऐसे व्यक्तियों की, इस व्यक्ति समुदाय के जीवन की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है तो उन लोगों को सामूहिक रूप से इस शक्तिहीन राजा के विरुद्ध क्रांति करके किसी नए व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को अपनी शक्ति सौंपने का अधिकार है। इस प्रकार से एक आधार वो अवज्ञा का जरूर प्रस्तुत करता है। यह जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, प्रसिद्ध सिद्धांत, जो कि आधुनिक काल में हॉब्स ने ही सबसे पहले प्रतिपादित किया था, इसका मुख्य जो बिंदु है वो यह है कि इससे पूर्व के जितने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत, चाहे प्राचीन काल के रहे चाहे अन्य लोगों के रहे, वे सभी सिद्धांत जनता और शासक के बीच में समझौता थे। वरन हॉब्स एक नवीन अवधारणा प्रस्तुत करता है और समझौता सिर्फ जनता के मध्य ही बतलाता है और समझौते के परिणाम स्वरूप एक नई सत्ता का जन्म होता है, एक नए महामानव का जन्म होता है जिसे वह लेवाइथन कह करके संबोधित करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की यद्यपि बहुत प्रशंसा हुई किंतु उसकी बहुत आलोचना भी हुई और संक्षेप में उसकी यदि हम आलोचना को देखें तो यही है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो मानव के स्वभाव का चित्रण है वो दोषपूर्ण है। मनुष्य का इस प्रकार का एकाकी स्वभाव नहीं होता, उसमें सामाजिकता का पुट भी होता है। प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक है, ऐसा कभी इतिहास में कभी हमें मिलता नहीं है कि इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था रही होगी। किंतु यहाँ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हॉब्स ने इतिहास के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का समर्थन नहीं किया है, वरन तर्क और कल्पना के आधार पर वो ये बताता है कि इस प्रकार के यदि यांत्रिक मनुष्य होंगे और उन्हें यदि राज्य के बिना रहना पड़े तो ऐसी अवस्था कैसी होगी। इसलिए यह केवल तर्क से सिद्ध होने वाली अवस्था है।
प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की मान्यता की बात करता है, जबकि हमने यह पढ़ा है कि अधिकारों की उत्पत्ति तो केवल राज्य में ही हो सकती है। वरन हॉब्स के सिद्धांत में बिल्कुल विपरीत बात है कि अधिकार मनुष्यों के पास प्राकृतिक अवस्था में थे और राज्य की उत्पत्ति के बाद उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो यह बिल्कुल एक विरोधाभासी बात है। हॉब्स का सिद्धांत अतार्किक है, वो केवल एक पक्षीय बात करता है, केवल नकारात्मक बात करता है। उसके सिद्धांत में सकारात्मकता के अंश नहीं है और केवल दुख, दारिद्र्य और अराजकता में रहने वाला मनुष्य किस प्रकार से बुद्धि के अनुरूप इतने स्थायी और शानदार राज्य का निर्माण कर सकता है, यह समझ में नहीं आता। और समझौते के परिणाम स्वरूप जिस निरंकुशता का भी समर्थन करता है वह मान्य नहीं है। जनता स्वयं अपने पास कोई अधिकार नहीं रखती, यह बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती। किंतु फिर भी उस युग में जबकि राजाओं की निरंकुशता के सिद्धांत का बोलबाला था, उसमें यह हिम्मत करना कि राजा अपने अधिकार ईश्वर से प्राप्त नहीं करता, वरन राज्य की निरंकुशता आवश्यक तो है, किंतु उसकी निरंकुशता का आधार स्वयं जनता के जीवन का रक्षण ही है। यह अपने आप में वो क्रांति थी और व्यक्तिवाद का वो बीज का रोपण था जिसके बाद में ही लॉक और रूसो सरीखे संवैधानिक और प्रजातांत्रिक चिंतकों का जन्म होता है, जिनके आधार पर बाद में अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांतियाँ घटित होती हैं। इसलिए हॉब्स का दर्शन, चाहे जिसकी आलोचना कितनी ही की जाए, किंतु वह सर्वाधिक तार्किक और राजनीतिक चिंतकों में महानतम चिंतक था। धन्यवाद।